वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आपको वहां इसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप इसे चाहें तो आई बटन पर भी देख सकते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था प्राकृतिक गैस के बारे में, आज हम वहीं से शुरू करेंगे, जल विद्युत से। चलिए तो अब इसे शुरू करते हैं। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे से स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जो है जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है और विश्व के जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागा अर्जुन सागर और दामोदर घाटी। इसकी परियोजनाएं मुख्य हैं। चलिए अब इसे समझते हैं। हम विद्युत के बारे में तो जानते हैं कि विद्युत से हमें बहुत सारे उपयोग होते हैं। हम इसका उपयोग करके जो है जैसे कि बल्ब जला सकते हैं, पंखा जला सकते हैं। उसके अलावा खेती वगैरह में भी काम कर सकते हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं वो विद्युत से ही चलती है। विद्युत जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब जल विद्युत कैसे बनता है तो इससे हम जानेंगे। जो नदियां होती हैं और बांधों में वर्षा का जल होता है और नदी को जब यह जल ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो बांध के अंदर से क्या होता है कि पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे से स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। यह टरबाइन क्या होता है, घूमते हुए एक ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाता है। मतलब एक चक्र के जैसा होता है। ये कुछ इस तरीके से आप समझ लें, मतलब एक पहिए की तरीके से जो लगा होता है इस तरीके से। उसके बाद जो ऊपर से जल गिरता है नीचे की ओर, मान लीजिए इधर नदी है तो ये नदी के नीचे लगाया गया तो उस पर जो फोर्स से इस प्लेट पे जल गिरता है उसके द्वारा जो है जल विद्युत जो है वो उत्पन्न होता है। और यह जल विद्युत यही कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद यह जल जो बहता है तो उससे कृषि वगैरह में उपयोग किया जाता है। जल विद्युत का प्रयोग जो है वो किन देशों में किया जाता है तो उसके लिए उदाहरण है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन में। और भारत में कहाँ कहाँ किया जाता है, आपको ये क्वेश्चन जीके वगैरह में भी पूछ सकते हैं कि जल विद्युत में भारत का केंद्र कौन कौन है। तो भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागा अर्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना है। यहाँ पे हमें जल विद्युत देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप एक चित्र देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में जो है यहाँ संयंत्र लगाए गए हैं जहाँ से जल विद्युत पैदा की जाती है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो है वो नॉर्वे था। आपको ये भी क्वेश्चन जीके में पूछे जा सकते हैं कि विश्व में विद्युत जल का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया, तो नॉर्वे ने किया। अब चलिए इसको आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे जल विद्युत का चित्र दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको थोड़े बहुत में समझाया था कि मान लीजिए ये हो गया आपको नदी और यहाँ हो गया जल का भंडारण। यहाँ पे जो है जनरेटर लगाया गया है और ये जो आप देख रहे हैं ये विद्युत संयंत्र है। यहाँ पे जो है टरबाइन उपस्थित है, वही चक्के की भांति जो है। उसके बाद जो पानी यहाँ पे फोर्स में गिरता है तो क्या होता है, इससे यहाँ पे आप देखें संयंत्र लगा हुआ है। इसी संयंत्र से जो है बिजली का उत्पादन होता है और यही बिजली संयंत्र के द्वारा जो है अन्य जगहों में बिजली की पूर्ति की जाती है। तो जल विद्युत से इस तरीके से जल जो है जल विद्युत से विद्युत तैयार किया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोगों से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तब ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जारीय ऊर्जा जो नवीनीकरणीय है, इसका उपयोग जो है वो आवश्यक है। अब चलिए हम जान लें कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि जीवाश्म ईंधन वगैरह हो गया, मान लीजिए पेट्रोल वगैरह जो हो गया और कोयला वगैरह हो गया, इसका अगर हम अधिक उपयोग करते हैं तो एक तो यह भविष्य में हमें नहीं मिल पाएंगे। अगर हम इसका उपयोग क्या करते हैं, साधारण रूप में करते, जितना हमें उपयोग हो। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण से भी बताया था कि जब मान लीजिए कि जिन जगहों पे हमें गाड़ी से जाने की आवश्यकता नहीं है वहां हम पैदल या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आने वाले भविष्य के लिए पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा केरोसिन, प्राकृतिक गैस, कोयला वगैरह जो हो गई, इसका भी उपयोग हम कम करके इसे बचा सकते हैं। अगर हम इन चीजों का ज्यादा उपयोग करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएंगे। अगर पर्यावरण प्रदूषित हो गई तो यह हमारे लिए ही हानिकारक साबित होंगे। तो उसके जगह पे जो गैर परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे के सारे नवीनीकरणीय स्रोत है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इनसे जो है पर्यावरण प्रदूषित उतना नहीं होता है जितना कि पेट्रोल और कोयला वगैरह से होता है। चलिए सौर ऊर्जा के बारे में जाने। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। मतलब सूर्य डेली आता है और हमें प्रकाश देकर जाता है। सूर्य से प्राप्त और ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है।
इसमें कई सेलों को सौर पैनलों के तापमान व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर सोलर ड्रायर के साथ जो साथ साथ समुदाय को रोशनी देते हैं और यातायात संकेतों में भी सहायक होते हैं। चलिए हम इसे समझते हैं। आप भी अपने आसपास खोजें, जिस जगह पे आप रहते हैं आप देखते हैं वहाँ पे सोलर कुकर वगैरह जो है लगा होता है। वो सूरज से चार्ज होता है, सूरज की रोशनी से। सूर्य की रोशनी से चार्ज होने के बाद जो है वो हमें रात में प्रकाश देता है। आप भी अपने आसपास खोजें कि सौर ऊर्जा किन किन स्थानों पर प्रयोग की जाती है। इसके अलावा यह विद्युत की भी बचत करती है। आप देखें रेलवे स्टेशन वगैरह के पास या हवाई अड्डे के पास अगर आप जाएं तो आपको बड़े बड़े सोलर यंत्र दिखेंगे जो कि छत पर लगे होते हैं और वो धूप की रोशनी से चार्ज होते हैं। उसके बाद हमें रात को प्रकाश देते हैं। तो इस तरीके से हम विद्युत की बचत जो है वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा जो है पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में जो है प्रथम सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। उसके बाद जो है बाकी देशों में भी किया जाता है। चलिए पवन ऊर्जा से होने वाले लाभ को जाने। पवन ऊर्जा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पवन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इसके लाभ है यह प्रदूषण मुक्त होती है। इसमें किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है और यह सुरक्षित और पूर्ण तरीके से साफ है। और हानि क्या है, इससे ध्वनि प्रदूषण होती है। इसके चलने से पवन चक्कियों को स्थापित करना जो है यह महंगा है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान कभी कभी उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए कि अगर मौसम थोड़ा बहुत भी खराब है तो पवन ऊर्जा से होने वाला उत्पादन जो है यह हमें कम मिलेगा। और पक्षियों के लिए क्या है, हानिकारक। अगर पक्षियां इस पर किसी भी तरीके से बैठ जाएंगे तो वो करंट के कारण जो है वो मर सकती हैं। अब चलिए आगे जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा क्या होता है? सूरज से निकलने वाला ऊर्जा। यह जो है अस्माप्य है, मतलब यह हमें बहुत चीजों में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। यह प्रदूषण मुक्त है, लेकिन यह अत्यधिक खर्चा होता है क्योंकि सौर यंत्र जो होता है यानी कि सूरज से चार्ज होने वाले यंत्र वे खरीदने में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा जो है वो बर्बादी होती है। मान लीजिए कि अगर ज्यादा चार्ज हो गया है या हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो अभी तो बहुत सारे बटन वगैरह भी लगे जिस कारण हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कहीं क्या होता है कि अधिक विस्तृत होने के बाद जो है ऊर्जा की बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। चलिए अब हम जानें ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो प्रदूषण मुक्त होता है और अस्माप्य होता है। और हानि क्या है, तो वन्य जीव का आवास जो है वो नष्ट हो जाता है ज्वारीय ऊर्जा के कारण और दोहन में यह अधिक कठिन होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा से हमें कम लाभ है, लेकिन ये सारे उदाहरण आपको अच्छे से मालूम चल रहे होंगे कि कौन सी ऊर्जा हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा। इसके लाभ है, बड़ी मात्रा में यह ऊर्जा पैदा करती है, लेकिन इसकी हानियां भी बहुत है। लाभ से कहीं ज्यादा हानि है। यह रेडियो एक्टिव जो है ऊर्जा को निकालता है, जिसके कारण जो है वातावरण भी प्रदूषित होता है और यह कहीं ना कहीं मानव के लिए हानिकारक भी है। अत्यधिक खर्चीला होता है परमाणु संयंत्र बैठाने में। बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में ही आते हैं। इसके लाभ क्या है? कम लागत में आसानी से बन जाता है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थों का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन यानी कि गोबर गैस जिसे हम कहते हैं, यह गोबर से आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। और जो है इससे व्यर्थ चीजें जो होती हैं उसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, तो विद्युत में कर सकते हैं। हरित गृह प्रभाव का यह कारण बन सकती है। इससे भी प्रदूषण होता है, जिस कारण जो है पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो सकती है। इसके कारण यहाँ से निकलने वाले जो गैस है वो ग्रीन हाउस को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या है? मतलब भूतापीय ऊर्जा से हमें स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय यह उपलब्ध होती है, जैसे कि पृथ्वी के गर्म होने से जमीन जो गर्म होता है उसके कारण। लेकिन शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन जो है यह खर्चीला हो जाता है। हमने जाना ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल। आपको ये जो स्थान है ये आप स्टेशन वगैरह पे भी देख सकते हैं। ये किसी फैक्ट्री वगैरह के ऊपर जो है ये चार्ज किए जाते हैं। ये प्लेटें हैं जिसके कारण जो है चार्ज होने के बाद रात में हमें रोशनी देते हैं। पवन ऊर्जा के बारे में जान ले। पवन ऊर्जा जो है एक अस्माप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चलाता है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से हवाएं जो है वो चलती हैं और पवन चक्की को घुमाती है। यह विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएस में और स्पेन में पाया जाता है, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। पवन ऊर्जा नाम से ही पता चलता है कि पवन से चलने वाली ऊर्जा। यहाँ एक पवन चक्की लगी होती है, जैसा कि आप यहाँ एक छोटा सा चित्र देख लीजिए, आगे भी इसका चित्र दिखाया जाएगा।
इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और हवा के द्वारा चलते हैं। इसमें जनरेटर इनसे जुड़ी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है। ये होता कैसे है, तो पवन अगर लगातार चलता है तो जो है हम पवन विद्युत जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी पवन ऊर्जाएं? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएस और स्पेन में आपको पवन ऊर्जाएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। अब चलिए परमाणु ऊर्जा के बारे में जानें। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम पदार्थ और थोरियम के परमाणु के केंद्र के रूप में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त हो जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम विशाल निक्षेप है और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौर और कर्नाटक में कैगा है। चलिए हम जानते हैं ये आणविक स्रोत है। कलपक्कम का आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा जहाँ पे परमाणु ऊर्जा जो है वो का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। अब चलिए इसे हम समझते हैं कि परमाणु ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक से प्राप्त होती है, लेकिन यह रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यह भी पर्यावरण को प्रदूषित करती है। यूरेनियम और थोरियम के परमाणु जो है वो क्या करते हैं, तो केंद्रक में जो सेल हमने केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा कि वो क्या करते हैं, इस तरीके के सेल में जो है वो एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होने के बाद जो है ऊर्जा संग्रहित करते हैं। ये नाभिकीय पदार्थ क्या करते हैं, तो रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और हमें उत्सर्जन ऊर्जा देते हैं। यही चीजें क्या कहलाती है, परमाणु ऊर्जा कहलाती है। आपको ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलेंगी। भारत में भी इसका स्थान राजस्थान और झारखंड के पास जो है यूरेनियम विशाल निक्षेपण है। जहाँ पे यूरेनियम और थोरियम ज्यादा पाया जाता है वहाँ पे ही परमाणु संयंत्र लगा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा कहाँ कहाँ है। तमिलनाडु में कलपक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर में, राजस्थान में कोटा के निकट और राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौर और कर्नाटक के केगा में। आप इन चीजों को याद रखें, ये आपको चैप्टर में भी क्वेश्चन के अंतर्गत मिलेंगे और आपको आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी सहायता करेंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, भूतापीय ऊर्जा को जान ले। ताप ऊर्जा जो कि पृथ्वी से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। मतलब जो पृथ्वी के जमीन के गर्म होने से पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएस विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा के बारे में हमने जाना कि जब भूमि जो है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है तो भू सतह पर क्या होती है, गर्म जल के झरनों की भांति ये ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो है हमें भूतापीय ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। ज्यादातर भारत में कम स्थानों पर ही ये देखने को मिलते हैं। हमने जाना कि यह भारत में जो है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण नामक स्थान पे और लद्दाख में पूगा घाटी स्थित है। मतलब आपको यह अधिक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके जो संयंत्र मतलब ये कहाँ ज्यादा विकसित है, तो आपको यह न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस में, मध्य अमेरिका में आपको यह ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार हम भूतापीय ऊर्जा का स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ ये परमाणु ऊर्जा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा का एक स्ट्रक्चर दिया गया। यहाँ पे विखंडन द्वारा ऊष्मा है, ये नाभिकीय रिएक्टर है, यहाँ पे पानी गर्म होकर जाता है और देखिए यहाँ पे पानी गर्म होने के बाद जो है भाप उत्पन्न करता है। यहाँ पे दोनों टरबाइन लगे हुए जैसा कि ऊपर वाले चित्र में लगे गए थे और ये जो है जनरेटर है और यहीं से जो है पूरी प्रक्रिया के द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो विखंडन ऊष्मा द्वारा नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा पानी गर्म हुआ, उस पर भाप बना और वो टरबाइन में जाकर मिलने के बाद जनरेटर चालू हुआ तो हमें विद्युत की उत्पादन हो गई। इस तरीके से क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा से भी हमें विद्युत का उत्पादन देखने को मिलता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं एक चित्र को, मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे भी दिया गया है भूतापीय ऊर्जा के बारे में और ख में जो है किस तरीके से भूतापीय ऊर्जा से खाना पकाया जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है। उसके बाद चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भूतापीय ऊर्जा का स्रोत आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए धरती के गर्म होने से जो है पानी बहुत अधिक गर्म हो जाने के बाद भाप बनती है और ये जो हो गया कुआं हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। जो भाप बनती है तो भाप गर्म होने के बाद टरबाइन में उपस्थित होती है और जनरेटर के द्वारा जो है हमें आसानी से मिल जाते हैं विद्युत। और ये आप देख रहे होंगे ये प्राकृतिक दरार है जो स्वयं उत्पन्न हुई है पृथ्वी के गर्म होने से। अब आगे बढ़ते हैं, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जाने। ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकड़े मुहाने के बारे में बांध के निर्माण से किया है। तो आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा, उसी के अंतर्गत जो है ज्वारीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये उच्च ज्वार के
समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप कहाँ देख सकते हैं, रूस, फ्रांस और भारत कच्छ की घाटी में खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम जानते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ज्वारीय ऊर्जा का चित्र दिया हुआ है। ये जनरेटर है और ये टरबाइन है, इसको समुद्र में लगाया गया है। ये उच्च ज्वार है और ये निम्न ज्वार है, जिसका आप ज्वार भाटा के नाम से जानते होंगे। ये निम्न ज्वार भाटा है और ये उच्च ज्वार भाटा। यहीं पे जो है जब यहाँ पे ज्वार आती हैं, ज्वार भाटाएं मतलब एक साल में या कई सालों में, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो टरबाइन लगा होता है वो तेज चलता है चक्की के द्वारा। उसके जनरेटर से हमें क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इनके सहारे जो है ज्वारीय ऊर्जा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बायोगैस के बारे में जानते हैं। जैविक अपशिष्ट जो होते हैं, जैसे कि मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर और रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। जितने भी बेकार चीजें हो गई जो अपशिष्ट कहलाती हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, जैविक बायोगैस जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होता है, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन में सर्वोत्तम ईंधन है। इससे बड़ी मात्रा में जैव खाद्य उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करे, एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत और ऊर्जा का उत्पादन अभी कार्य करे और ऊर्जा को भविष्य के लिए सुनहरा बना। मतलब ऊर्जा भी क्या है कि भविष्य में समाप्त हो सके, इसलिए जितनी प्रयोग हम उतना ही कर सके। मान लीजिए कि व्यर्थ के अगर पंखे और बल्ब घर में जले हुए हैं तो हम उनको बुता दे, बिना मतलब में हम पंखा और बल्ब जलाकर जो है बिजली की बर्बादी न करें। आप यहाँ पे देखिए कि बायोगैस के संयंत्र के द्वारा, ये बायोगैस का एक टैंक है और यहाँ पे मृदा, खाद निकास और उर्वरक जो है वो डाले गए हैं, जिससे कि सबको एक जगह रख के अपशिष्टों से हम क्या करते हैं, बायोगैस तैयार करते हैं। इस टैंक में भरी जाती है और उसके बाद जो है हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग खाना बनाने में भी कर सकते हैं। तो आपने विभिन्न तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना कि यह किस तरीके से हमें प्राप्त होती है। आपसे भी अनुरोध है कि अपने घर में जितने भी पंखे या बिजली से जलने वाले जो भी चीज़ें हैं उनका कम उपयोग करें, व्यर्थ में इसकी बर्बादी ना करें। जहाँ पे भी आपको कहीं भी पंखे और बल्ब जो है वो व्यर्थ में जले दिखे तो आप उन्हें बंद कर क्या कर सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि विश्व में हमें जो है बिजली न मिल पाए। अब चलिए हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।